हेलो स्टूडेंट, आज हम पॉलिटिकल साइंस +2 आर्ट्स वो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है द कोल्ड वॉर एरा। उसके कुछ क्वेश्चन रहते हैं वो कर रहे हैं हम। तो फ्यूचर एजेंडा ऑफ नॉन अलाइनमेंट के फ्यूचर एजेंडा क्या है नॉन अलाइनमेंट का, जो एक मूवमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चलाया था जिसे गुट निरपेक्ष और गुट निर्लेप कहा जाता है। तो उस चीज़ को कैसे उन्होंने एक एजेंडा तैयार किया कि इन इन बातों के ऊपर हम काम करेंगे इकट्ठे होकर। जितने भी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी वाले कंट्री थे उन्होंने एक एजेंडा तैयार किया था। नेक्स्ट बात है फर्स्ट, वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर। कि पहला उनका एजेंडा था कि वो एक इकोनॉमिक ऑर्डर को इस्टेब्लिश करेंगे। वी नो इट फुली वेल दैट इवन टुडे द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नॉन अलाइनमेंट कंट्री इज स्टिल नॉट गुड। कि एक ऐसा है कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं, ख़ास तौर पर जो स्लेव रहे हैं वही कंट्री हैं जो नॉन अलाइनमेंट में आए हैं, तो उनकी जो कंडीशन थी जो इकोनॉमिकली वो इतनी अच्छी नहीं थी। दीज कंट्रीज आर द विक्टिम ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। कि जितने भी ये कंट्री हैं तो वो उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, शोषण हुआ था इकोनॉमिकली, तो इस वजह से उनकी बैड कंडीशन थी। तो इस कंडीशन को सही करने के लिए ये एक इन्होंने एजेंडा तैयार किया जिसमें नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ। तो उसमें उन्होंने कॉन्शियसनेस अपने आप में क्रिएट की जिस वजह से इस जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको रोका जा सके और एक इकोनॉमिक ऑर्डर को एक एस्टैब्लिश किया जा सके जिस कारण वो जितने भी कंट्री हैं डेवलपिंग कंट्री वो एक अच्छा डेवलपमेंट कर पाएँ। तो इस तरह से उनका एक एजेंडा था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर। तो उनका कोई ऐसा एजेंडा नहीं था कि किसी मिलिट्री अलायंस में शामिल हुआ जाए। नेक्स्ट बात है वो है डिसआर्मामेंट। तो आर्मामेंट की बड़ी रेस लग रही थी, आज के समय में भी लग रही है। जो देश हैं वो उनको जो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनकी साइड ध्यान हटाकर वो एक डिफेंस के ऊपर ही बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। तो नए नए वेपन्स खरीदे जा रहे हैं, नई नई वेपन्स में डेवलपमेंट हो रही है। तो इस तरह से ये एक रेस लगी हुई है पूरे कंट्रियों में। तो इस रेस को वो कम करना चाहते हैं। उनका एजेंडा ये था कि द रेस फॉर आर्म्स हैज़ बिकम फास्ट एंड ईच कंट्री इज ट्राइंग टू कलेक्ट मोर एंड मोर जो वेपन्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। द डेवलपिंग कंट्री आर डिपेंडिंग ऑन डेवलप्ड कंट्रीज फॉर आर्म्स एंड आर स्पेंडिंग द मेजर पोर्शन ऑफ देयर बजट। और जितना भी उनका बजट होता है वो सारा वेपन्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो उनके पास तो टेक्नोलॉजी है, नए नए औजार तैयार करते हैं, वेपन्स तैयार करते हैं। तो उनको पीछे लग के ये भी उनसे बहुत सारा बजट है जो खर्च करके तो वेपन्स खरीदते तो डेवलप्ड कंट्रियों से। तो ये एक बड़ा उनके ऊपर इकोनॉमिकली बड़ा जो एक संकट आया हुआ है। तो एक तो वैसे ही बैड कंडीशन है, एक इन चीज़ों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं जो वो उनमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह से जो एक जो प्रॉब्लम है वो आ रही थी। तो इसीलिए इन्होंने एक एजेंडा तैयार किया जिसमें इन्होंने कहा कि जो डिसऑर्नामेंट है तो उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो नेक्स्ट बात है थर्ड पॉइंट, टू एरेडिकेट टेररिज्म। जो रिमूव करना है, टेररिज्म को ख़त्म करना है, तो इनका एक एजेंडा है। द टेररिज्म हैज़ बिकम ए मेजर थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। जो वर्ल्ड शांति है, विश्व शांति है, उसके लिए एक टेररिज्म बड़ा एक संकट वाला काम है। तो मैनी कंट्री आर द विक्टिम ऑफ दिस।
तो बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो इसका शिकार हो चुके हैं, खास तौर पर इंडिया तो है ही। तो इस वजह से नीडेड द रेडिकेट दिस इवल्स, इस बुराई को जरूरत है कि ख़त्म किया जाए। इसी वजह से इन्होंने सोचा कि अगर नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी वाले जितने भी कंट्री हैं वो टुगेदर हो जाएं और इसके अगेंस्ट वो एक अच्छा एक्शन लें तो रिमूव किया जा सकता है टेररिज्म को। तो इस तरह से इन्होंने एक अपने एजेंडे में इस चीज़ का रखा कि टू रिमूव टेररिज्म, ये उन्होंने एक एजेंडे में अपने रखा था। नेक्स्ट है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। एक न्यूक्लियर जो वेपन्स की रेस लग रही है तो वो बड़ा एक ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि उसका जो पहला जो एक देखी गई चीज़ थी वो था एक वर्ल्ड वार सेकंड में एक जापान के 2 सिटीज़ के ऊपर 2 अटैक किए थे यूएसए के द्वारा। तो वो एक बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, जिससे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो वो एक वर्ल्ड पीस के लिए, वर्ल्ड लाइफ के लिए ही एक संकट का कारण है। तो इस इन्होंने फिर एक बनाया कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट किया जाए, इन चीज़ों को कम किया जाए, तो इनकी जो रेस है उसको स्लो डाउन किया जाए। तो इनमें इनके एक एजेंडे में था एंड ऑफ colonial and colonialism, एंड ऑफ colonialism। जो colonialism है वो उसका एंड किया जाए, क्योंकि कॉलोनी एक जैसे जितने भी कंट्री डेवलपिंग कंट्री हैं वो सारे के सारे एक बस्तीवाद का शिकार रहे, तो इस चीज़ का भी वो एंड करना चाहते थे। तो वो अपने एजेंडे में उन्होंने एस्टैब्लिश किया था कि बस्तीवाद का विरोध करेंगे, वो जो कॉलोनियलिज्म का विरोध करेंगे। तो इस तरह से उनका एक एजेंडा था कि इसको जो बीमारी है इस बीमारी को दूर किया जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, कि ह्यूमन राइट्स हैं जो उसकी प्रोटेक्शन की जाएगी। एक जो सिटीज़न है उसकी डेवलपमेंट के लिए, ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए जो एक राइट्स ज़रूरी हैं, जैसे एक स्वतंत्रता का राइट है, इक्वलिटी का राइट है, और जो अपने ऑक्यूपेशन का राइट्स है। तो इस तरह से बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं 6 राइट है। तो उसमें एक ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जो एक नेसेसरी है, तो उस तरह से ये पूरे वर्ल्ड के लिए या फिर अपने जो इनका एक ग्रुप है नॉन अलाइनमेंट वाला, तो उसके लिए ये एक इस्टेब्लिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही तरीके से राइट्स जो वो प्रोवाइड हो पाए। तो सबको ये एक जीने का राइट है, सबको डेवलप होने का राइट है। तो उस तरह से ये एक एजेंडे में उन्होंने शामिल किया कि ह्यूमन राइट्स को की भी प्रोटेक्शन की जाएगी। एरेडिकेशन ऑफ रिलीजन फंडामेंटलिज्म, जो एक रिलीजन फंडामेंटलिज्म है, ये एक बड़ी दिक्कत वाली प्रॉब्लम है कि द ग्रोइंग रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इज अनदर सीरियस थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस के लिए ये सबसे खतरनाक चीज़ है। जितनी भी पूरे विश्व में कोई स्ट्रगल हुई है वो रिलीजन के मैटर के ऊपर ही ज़्यादा हुई है। तो इट इज़ आल्सो वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ टेररिज्म। ये टेररिज्म भी जो क्रिएट होता है तो वो भी इसको लेकर ही चलता है, जी बेस है उस टेररिज्म को क्रिएट होने में। नॉन अलाइंड कंट्री शुड ज्वाइन टुगेदर एंड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। तो इस तरह से इन्होंने एक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के अगेंस्ट जो कट्टरवादता है उसको ख़त्म करने के लिए इस तरह की एक जो एजेंडे में अपने शामिल किया है। नेक्स्ट है एरेडिकेशन ऑफ डिक्टेटरशिप, के जो एक डिक्टेटरशिप होती है, एक होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोगों के द्वारा सरकार बनाई जाती है, लोगों को फंडामेंटल राइट्स होते हैं और लोग ही सरकार बनाते हैं, लोगों को बहुत सारी आज़ादी होती है डेवलपमेंट करने
उसमें ये चीज होती है। लेकिन डिक्टेटरशिप में तीनों पावर्स इकट्ठी होती हैं एक ही जगह, सेंट्रलाइजेशन हो जाती है, एक ही पर्सन के पास हो जाती है, कानून बनाने की, कानून को इम्प्लीमेंट करने की और जस्टिस देने की, तीनों डिक्टेटर के पास होती हैं। जिस पर्सन के पास ये तीनों पावर होंगी वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको अपने ही बनाए हुए कानून गलत साबित करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ये कानून बनाने वाला कोई और, इम्प्लीमेंट करने वाला कोई और, जस्टिस देने वाला कोई और। तो इस तरह से ये एक होना चाहिए, ताकि जो एक नागरिकों को अच्छी जो एक एटमॉस्फेयर दिया जा सकता है, डेवलपमेंट उनकी हो सकती है। इसी वजह से ये इसको रिमूव करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे डिक्टेटरशिप को। वहाँ पर एक लोकतंत्र या लोगों का शासन इस्टेब्लिश करने की जो एजेंडे में तैयार थे। नेक्स्ट है टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये उसकी जगह पर एक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना चाहते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकार बनाने में पार्टिसिपेशन करें, देश को चलाने में पार्टिसिपेशन करें, और लोगों की ही सरकार हो, लोग ही चलाएं, तो लोग ही डेवलपमेंट करें। तो इस तरह से ये एक उन्होंने गुलामी बर्दाश्त की हुई थी, स्लेव रहे थे लंबे समय से। आज़ादी का क्या इम्पोर्टेंस होती है वो इनको ज़्यादा पता था। इस वजह से इन्होंने फिर एक डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने का एक एजेंडा तैयार किया कि हर एक जगह जो नॉन अलाइनमेंट कंट्रियों का एक ग्रुप है वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो इस तरह से एक फ्यूचर एजेंडा था ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।